नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, बाबुल सुप्रियो, दिनेश त्रिवेदी समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र जारी करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकारें बनने के बाद ही सरकारें संकल्प पत्र पर चलने लगी हैं। शाह ने कहा कि हमारे लिए यह संकल्प पत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह सोनार बांग्ला का संकल्प पत्र है। अमित शाह ने कहा कि संकल्प पत्र में सिर्फ घोषणाएं नहीं है, बल्कि ये संकल्प है दुनिया के सबसे बड़े दल का। ये संकल्प है देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकारें हैं उस पार्टी का। ये संकल्प है जिसकी पूर्ण बहुमत से लगातार 2 बार बनी सरकार का। शाह ने कहा कि इस घोषणा पत्र का मूल उद्देश्य सोनार बांग्ला है। शताब्दियों तक बंगाल ने कई मोर्चों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। बंगाल हर सेक्टर में आगे रहता था। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, मछुआरों को लेकर खास वादे किए हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बकाया राशि दिए जाने का वादा भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया है। बता दें कि बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए 27 मार्च को मतदान होगा। इस बार बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। घोषणा पत्र की जगह हमने संकल्प पत्र नाम देना उचित कहा है, क्योंकि एक संकल्प है पार्टी का कि आगे हम कैसे सोनार बांग्ला बनाएंगे, आगे पश्चिम बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को हम किस तरह से इसकी पूर्ति करेंगे। ये सिर्फ घोषणा नहीं है, ये संकल्प है दुनिया के सबसे बड़े दल का। ये संकल्प है एक संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी का। ये संकल्प है देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है वो पार्टी का। ये संकल्प है जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार लगातार 30 साल के अस्थायी काल के बाद भारत में बनी है, उस पार्टी का ये संकल्प। इसलिए हमारे लिए ये संकल्प पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया, इसके लिए हमने बंगाल के जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया है। अनेक विध प्रयास करे हैं, कहीं बक्से गए, कहीं ऑनलाइन सजेशन ले लिए गए, कहीं ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर उसको कलेक्ट कर दिया गया, कहीं संपर्क अभियान किया गया, कहीं गांवों में हमारे कार्यकर्ता ने घर घर जाकर पर्चे भराए और इस संकल्पों को संग्रहित कर हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको छान कर जनता की अपेक्षाओं को मूर्त स्वरूप देने के लिए और वो बजट के अनुकूल हो, इसका भी डिटेल इसके अंदर ध्यान रखा गया है। और ये संकल्प पत्र आधारित है सोनार बांग्ला के हमारे स्वप्न के आधार पर। इसका मूल आधार सोनार बांग्ला की रचना है और सोनार बांग्ला एक कोई कोरी कल्पना नहीं है। सदियों तक भारत का यह हिस्सा पश्चिम बंगाल देश की अगुवाई करता था। तो पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर आप देख रहे हैं गहमा गहमी जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने बंगाल के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इसमें महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण का वादा किया गया है। इससे पहले टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में लोक लुभावन वादे किए हैं। पीएम मोदी ने असम के बोकाखाट में आज चुनावी रैली को भी संबोधित किया। पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा ऐलान यहां पर किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। अमित शाह ने आज ये घोषणा पत्र जारी किया है। भाजपा का संकल्प पत्र जारी हो चुका है। अमित शाह ने कहा है कि छोटे किसानों और मछुआरों के लिए 3 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की जाएगी और कृषक सुरक्षा योजना के तहत हम हर भूमिहीन को भूमि देंगे। तमाम वादे उन्होंने अपने संकल्प पत्र में किए हैं। उन्होंने कहा भी है कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि हमारा संकल्प पत्र है।
और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुरेश जोशी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। इनके अलावा टीएमसी से संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ एएनबी न्यूज पर। सुरेश जी, पहले आपके साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। क्या कुछ खास, हालांकि हमने मोटी मोटी जो बातें हैं वो अपने दर्शकों को तक पहुंचा दी हैं, उसके अलावा भी मैं आपसे जानना चाहूंगी पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए क्या कुछ खास आप अपने इस पत्र में लेकर आए हैं। देखिए, पहली बात तो पल्लवी जी, बंगाल के चुनाव के परिप्रेक्ष्य से मैं उसके परिदृश्य में आपको देखने की ये मिलेगी जिस तरह से आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। कहीं कहीं जो वहाँ का विकास होना चाहिए, जिस तरह से उसको विकास की गति में आगे रहना चाहिए, और वो धीरे धीरे वो पीछे होते जा रहा है। तो भारतीय जनता सबसे पहले उस प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है कि जो वहां पर भय का वातावरण है, जो वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो वहां की कानून व्यवस्था हो चुकी है, और जो वहां पर सुरक्षित नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है कि भाई वहां से भय, भ्रष्टाचार मुक्त शासन हम कहते थे। और वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से नित्य प्रतिदिन वहां से उद्योग धंधे बहुत तेजी से गायब होते जा रहे हैं, और वहां की जो संस्कृति है, जो वहां की परंपरा है, उसको भी कहीं न कहीं वर्तमान की सरकार ने जो चोट पहुंचाई है, और जिस तरह से वहां पर महिलाओं के साथ जो कृत्य होते हैं, और स्वयं वहां पर को महिला उस प्रदेश की मुख्यमंत्री है, तो अभी 10 वर्ष से वहां पर को मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने महिलाओं के बारे में, चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे उनको पंचायतों में अधिकार देने की बात हो, चाहे उनको विधानसभा या लोकसभा के अंदर जो है कि प्रतिनिधित्व देने की बात हो, इन सारे विषयों को दूर दूर तक उन्होंने कहीं छुआ तक नहीं। तो इसलिए जो है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के माध्यम से वो चाहती है कि भाई जिस तरह आज पूरा बंगाल भारतीय जनता पार्टी के साथ, और विशेष करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी पे और अमित शाह जी पर जो विश्वास करके बैठा है, उस विश्वास को लेकर के हम जनता के बीच में गए हैं, और बड़ा अपार जन समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और उससे आपने देखा होगा कि चुनाव के समय जिस तरह से टीएमसी के लोग, दूसरे दलों के लोग, जो वहां से अच्छे लोग हैं, जो वो पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। जनता पार्टी का जो मुख्य बंगाल को लेकर के विषय है, वो ये है कि बंगाल की अस्मिता को, बंगाल की बेरोजगारी को, और जो केंद्र योजनाएं बंगाल चाहिए जिसका लाभ बंगाल को, वो लाभ आज जो नहीं मिल रहा है, वो लाभ भारतीय जनता पार्टी वहाँ के नागरिकों को देना चाहती है। क्योंकि उस प्रदेश की जो सरकार है, वो केंद्र सरकार की योजनाओं को, देखिए ये हमारी संघीय व्यवस्था है, संघीय ढांचा है, संघीय ढांचे और संघीय व्यवस्था के तहत केंद्र और प्रदेश का जब तक एक समन्वय नहीं होगा, अच्छा समन्वय नहीं होगा, और केंद्र सरकार की योजनाओं को भी आप प्रदेश में लागू नहीं करोगे, इस देश के नागरिकों को उससे वंचित रखोगे। आयुष्मान भारत जैसी योजना वहां पर लागू नहीं हो रही है। कोविड के समय जिस तरह से वहां पर को व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं नहीं हो रही है। ये तमाम जो विषय हैं, इन विषयों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में गए हैं, और मुझे लगता है कि बहुत अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास है। और जो हमारे नेताओं ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने जो 200 पार का नारा दिया है, तो वाकई में जो है कि वहां पर कुछ 60 होने जा रहा है। ठीक है, संजय चक्रवर्ती जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? सर की आवाज मुझे आधी सुनाई नहीं पड़ी, क्या बोल रहे थे? सर मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज वो लगातार बता रहे थे कि उन्होंने अपने संकल्प पत्र में क्या कुछ रखा है, किस तरीके से वो पश्चिम बंगाल का विकास करेंगे, किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपसे इसी बात पर प्रतिक्रिया चाहूंगी। अमित शाह ने कहा है कि हम इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम देंगे क्योंकि हमारा संकल्प है, हमें सोनार बांग्ला बनाना है। जैसे इंडिया बना दिया सोना का, हम लोग इस तरह सोने के इंडिया में रह रहे हैं, और बाकी 17 प्रदेशों को भी सोने का बना रखा है। मतलब ये पार्टी जब 2014 में आई थी, झूठ बोल करके पार्टी सत्ता में आई, और इस झूठ के सहारे जो है आज केवल और केवल ढंडोरा पीटती है। हर राज्य में चुनाव से पहले ये ढंडोरा पीटती रहती है कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अगर हमारी सरकार के पास अगर कोई
किसी तरीके से प्लानिंग न होती तो हम 2011 में तो चुनाव जीते, लोकसभा के चुनाव 2014 का जीते हैं, 2016 का विधानसभा का सभा फिर जीते हैं, 2019 का भी जो है हम लोकसभा में 22 सांसद हमारे पास आए थे। अगर हमने विकास ना किया होता, हमने काम ना किया होता, हमने रोजगार ना दिया होता, हमने महिलाओं के लिए कुछ काम ना किया होता, आपको नहीं पता ये किसान निधि के बारे में बात कर रहे थे कि हमने देना, हमारे किसान निधि के पास पहुंचा नहीं। 8 साल से ये 6,000 रुपए देने की बात करते हैं। 8 साल से किसान निधि के रूप में, किसान सम्मान निधि के रूप में राज्य सरकार हर किसान को 10,000 रुपए सालाना देती है, इनको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये 6,000 रुपए सालाना देना चाहते भी हैं तो इनको रोका किसने है? सिंपली वे से केवल झंडोरा पीटने के लिए जानबूझ करके वो 6,000 रुपए किसान को नहीं दिया। इनको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि आधार से लिंक होता है, बैंक अकाउंट आधार से लिंक होता है, वो केंद्र सरकार के पास उसका सारा डेटा होता है। अगर ये चाहते तो एक ही बार में एक ही बटन दबा करके सबके अकाउंट में पैसा पहुंचाया जा सकता था। इन्होंने पैसा नहीं पहुंचाया है। अगर ये किसानों को पैसा देना चाहते थे ये दे सकते थे, ठीक है ना। आयुष्मान भारत के बारे में बताया तो हमारे यहाँ पे पहले से 2013 से योजना लागू है। हमारे यहाँ पर महिलाओं को जो है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है, फ्री उनको आपको जो है बस्ता लेकर के उनको किताबें वगैरह सब इंटरमीडिएट तक दिया जाता है। 25,000 रुपए कन्या धन दिया जाता है। हर छोटी गरीब हो चाहे अमीर हो सबको दिया जाता है। इनको पता क्या है अभी हमारे सिस्टम के बारे में? एक बार जा करके देखेंगे। केवल भीड़ देख करके ये सोचते हैं कि अपार जनसमूह। अरे लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क होता है। लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री चुना जाता है, विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री चुना जाता है। इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है इनको अभी तक यही नहीं पता। ये अभी तक दूसरे दलों पर निर्भर बैठे हुए हैं कि वहां से कोई छूट करके आए और ये अपने यहाँ पे जो है इसको शामिल करें। इनके पास अभी आपको खुद ही पता होगा कि इन्होंने टीएमसी के एक सदस्य को इन्होंने विधानसभा का सीट दे दिया। ताज्जुब की बात है। एक कांग्रेस को जो इनके पार्टी में शामिल नहीं हुआ उनको टिकट दे दिया। मतलब हद होती है कि जो इनके पार्टी में शामिल नहीं हुआ वो भाजपा का टिकट पा गया। आज इनके यहाँ पे भाजपा का 2 फाड़ हो चुका है। आज जो इनके पुराने काडर के लोग थे उनको टिकट नहीं मिला, वो परेशान है, वो सड़कों पे आ गए, तो उन्होंने कार्यालय को जला दिया। ये सब इनको नहीं दिख रहा है। पहली चीज तो ये है कि केवल ये देख रहे हैं कि दूसरी पार्टी से कौन जीता हुआ उम्मीदवार आएगा, कौन हमको जो है ढंग से पैसा देगा ताकि हम उससे इलेक्शन लड़ा सके। अपना इनके पास कोई उम्मीदवार है ही नहीं। ताज्जुब की बात है ये सांसद को तक तो जो है इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ाना शुरू किया। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो 4 सांसद को इन्होंने टिकट दिया है, मंत्री भी है उसमें से, ठीक है, ये 4 सांसद 22 चुनाव जीत गए, तो वो चुनाव जीतने के बाद वो विधायक रहेंगे या सांसद होंगे? इस बात के इनसे जवाब मांगिए। ठीक है, अभी ले ही लेते हैं ना सर, तुरंत जवाब ले लेते हैं इस बात का। अगर वो 4 विधायक रहते हैं, अगर वो सांसद की सीट छोड़ते हैं, वो लोकसभा का जो पैसा होगा वो जनता की गाड़ी कमाई से दोबारा उपचुनाव करवा ले। जनता पे एक और चुनाव थोप रहे हैं। इनको जनता की कहीं कोई परवाह नहीं है और सिर्फ जीतो केवल हिटलर खाए के रूप में लोगों से ये जीतना चाहते हैं। इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, इससे बात नहीं करते। डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, नहीं बात करेंगे। इन्होंने बेरोजगारी के 2 करोड़ सालाना लोगों को बेरोजगार देने की बात, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। विकास के बारे में बात नहीं करेंगे। केवल प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिखा करके वोट नहीं मिलता है, कि ध्यान रखिएगा। बताइए सुरेश जी, प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाकर वोट हासिल नहीं कर पाएंगे आप? देखिए, अभी मैं सुन रहा था अपने टीएमसी के थोड़ी साफ करवा दिए ताकि मैं इनके जवाब दे सकूं। ठीक है सर, आप वॉइस ठीक देखिए, करवा दीजिए। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर बंगाल के अंदर इसके चुनाव में 40% वोट लेकर हमने 18 सांसद जीते। अब ये देखो, इनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है। आज इनके पास इनकी जितनी नीतियां हैं वो सारी फेल हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तो आपको ये आ गई कि इनके जितने बड़े नेता थे वो सारे के सारे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। आज टीएमसी की ये स्थिति आपके वॉशिंग मशीन में चले गए होंगे। हमारे सारे नेता वॉशिंग मशीन में चले गए हैं। सुनिए, मैं नहीं चिल्ला रहा था जब आप बोल रहे थे। मैंने बड़ी शांत नहीं, मैं आपसे जवाब पा रहा हूँ।
सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं, आप ही के जवाब पा रहा हूं। आप देखो, ये चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। जनता देख रही है बंगाल की कि भाई आप कहां पर खड़े हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि भारत सरकार की योजनाओं को बटन दबा करके भेजा जा सकता था, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने भारत सरकार से जो योजनाएं भारत सरकार चला रही थी उसको क्रियान्वित करने के लिए कभी पहल की। अगर आप जो है कि अपने स्टेट से हम बार बार रिकॉर्ड मांग रहे थे, बंगाल का रिकॉर्ड ही जो है कि आज तक इन्होंने दिया नहीं। अब ये कह रहे हैं कि बटन दबा करके आप आयुष्मान का पैसा दे दो। अब ताज्जुब की बात यह है कि बंगाल के अंदर अगर आयुष्मान के कार्ड ही नहीं बनेंगे, अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि वहां पर कौन बीमार है, तो किसका बटन दबाएंगे? बटन किसका दबाएंगे? क्या वहां पर हमें एक बात बताइए, इनको किसान की आप दुगनी करने वाले थे। किसान कितना कमाता पहले ये बता दीजिए। एक किसान कितना कमाता है पहले बता दिया। दुगनी करने की बात, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए सुरेश जी की, उसके बाद मैं तुरंत आपके पास लौटूंगी। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अरे मोदी जी भारतवर्ष के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लोग उनको प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो उनके नाम पर आप भूल रहे सर, वो प्रधानमंत्री हैं। आप अपने नेता के आप ये भूल रहे सर, वो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री राज्य में प्रचार नहीं करते हैं। उनके नाम पर आपको क्यों तकलीफ मोदी जी के नाम पर हो रही है? मोदी जी का डर नहीं है, बिल्कुल करिए, तकलीफ नहीं है, लेकिन आप हमारे पार्टी के नेता बता रहे, नेता नहीं है वो, भारत के प्रधानमंत्री, इसका याद रखिएगा। अरे सुन लो भैया, आप पहले अपने ही प्रश्न का उत्तर ले लो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। जी जी बिल्कुल। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि इन 10 वर्षों से आपकी सरकार चल रही है, कितनी इंडस्ट्री आपने बंगाल में डेवलप की भैया? कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? अब आपको तीसरे चुनाव में जा रहे हैं, आज आपके घोषणा पत्र में आप दे रहे हैं कि हम 5 लाख लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। पहले ये बताइए कि 10 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया? आप तो सरकार में है ना, पहले ये बताइए 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, क्या आपने दिया? 2 करोड़ रोजगार आप देने वाले थे, सालाना दिया 7 साल में? कितने लगा? 14 करोड़ लोग कहाँ है वो? पहले तो उसकी लिस्ट बताइए। हम पे उंगली उठाने से पहले अपने ऊपर बताइए। प्रतिनिधित्व दिया, आप ये बताइए कि पंचायतों में कितने प्रतिनिधित्व दिए? तो आप जो है कि अपने आप बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके स्टेट का क्या हाल है? सड़कों की हालत क्या है? पानी की हालत क्या है? बिजली की हालत क्या है? शिक्षा की हालत क्या है? स्वास्थ्य की हालत क्या है? कानून व्यवस्था आपकी चरमराई हुई है। भाई आपके स्टेट में यह है कि कोई भी व्यक्ति आज सुरक्षित नहीं है, और जो वहां पर को अगर संवैधानिक तरीके से काम करना चाहता है, आप चुन चुन करके उसको मारते हैं। भाई आप बताइए कि आपके हर तीसरे परिवार के अंदर जो है कि बम की फैक्ट्री आपने लगवा दी, वहां पर ऐसी स्थितियां आपने पैदा कर दी अपने कार्यकर्ताओं की। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं भैया, बताइए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज बंगाल की परंपराओं को, बंगाल की संस्कृति को, बंगाल के विकास को, बहला के अंदर मातृशक्ति के सम्मान को, वहां के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तो इन सब विषयों को लेकर के मैदान में आई है। हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हो। तो इसलिए जनता आपको दिखा देगी 2 तारीख को कि नेगेटिव पॉलिटिक्स का क्या हालत होती है और पॉजिटिव पॉलिटिक्स किस तरह से फलती फूलती है। आज देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को जो है कि लोग पसंद करते हैं, हमारी स्वीकारोक्ति है, वो इस बात पर हमारी स्वीकारोक्ति है क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। आज देश के जो है सड़कों की क्या स्थिति आपने देश में देखा होगा। आज आपने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां की कानून व्यवस्था क्या है, और जहां आप लोगों की सरकार है वह क्या कानून व्यवस्था है। तो इसलिए इन सब पे विचार करके जो है आगे जनता वोट देने वाली है। जनता सब समझ चुकी है कि भाई ये सर ये भाषण दे रहे हैं क्या, पूरा ये बताते रहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी आपके पास ही लौट रहे, हो गई उनकी बात कंप्लीट। बताइए संजय चक्रवर्ती जी। देखिए पहली बात मैं बता दूं कि हम लोग एक बार जवाब ले लेते हैं संजय जी से, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक बार उनसे भी उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, वो कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। बताइए संजय जी। देखिए ये तो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि ये राजनीतिक मंच सजा करके पूरा भाषण देने के लिए बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री के जो भाषण है उन्हीं के सारा का सारा ये उठा करके बात कर रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं, मैं इनसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी इन्होंने इनका जवाब नहीं दिया। मैंने इसे पूछा 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात की थी, रोजगार कहाँ है? इन्होंने कहा था महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की बात अब तो होगा भाजपा सरकार, वो कहाँ है? वो स्लोगन कहाँ चला गया? डीजल का जो है बात किया था इन्होंने,
जब इस समय पेट्रोल की कीमत जिस समय 104 रुपए प्रति बैरल के रूप में थी, उस समय डीजल पेट्रोल की कीमत 83 रुपए थी। आज 62 रुपए बैरल है और पेट्रोल कीमत 100 रुपए के टच कर रही है। इसके बारे में जवाब मांगे नहीं दे पाएंगे। आज सरसों का तेल की कीमत जो है 180 रुपए का लीटर हो गया है, इससे जवाब मांगे दे नहीं पाएंगे। आज बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, आज उसके बारे में इनसे पूछे कितने लोग रोजगार नहीं दे पाएंगे। ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और इनके बारे में बात करें जो कि इस समय सड़कों की अगर आप बात करें, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, आप उत्तर प्रदेश से आकर एक बार सड़कों को देख करके जाइए। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो एक बार सड़कों को देख करके जाइए, आपको पता चल जाएगा कितना डेवलपमेंट हुआ पिछले 4 साल के अंदर। आप सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाते हैं और झूठ बोल करके 2014 में भी आप लोग आए थे और झूठ अभी भी आप बंगाल के लोगों को बोलना चाहते हैं। लेकिन यार याद रखिएगा, बंगाल के लोग बेहद समझदार लोग हैं, उनको झूठ से बरगलाया नहीं जा सकता। झूठ से आप बिल्कुल उनको बरगला नहीं सकते। बहुत ही क्लोज रूप से पॉलिटिक्स को वो विचार करते हैं और उसी पे वो वोट देते हैं। और यही वजह है कि 2014 में भी लोकसभा में आप हरा नहीं पाए थे, 2016 में आप विधानसभा में आप हरा नहीं पाए थे, 2019 की लोकसभा में भी आप हरा नहीं पाए थे और 2021 में भी हरा नहीं पाएंगे। और मैं आपसे चैलेंज करता हूं, 2024 में टीएमसी के बिना सरकार नहीं बनेगी, 2024 में सरकार नहीं बनेगी। ये हम आपसे बता दे रहे हैं। हमारा विकास इतनी तेजी से इस समय हो रहा है एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में। ठीक है सुरेश जी, वो तो चैलेंज कर रहे हैं 2024 के लिए ही। अभी से आप अभी विधानसभा चुनावों पर हैं, वो तो आने वाले समय के लिए भी चैलेंज कर चुके हैं। नहीं, अच्छी बात है। देखो ऐसा है कि आज के चुनाव में बंगाल के अंदर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, टीएमसी के नेताओं को ये पता चल चुका है कि भाई अब हमारी सरकार जा रही है, अब जो है कि दीदी की विदाई तय है। इसलिए जो है कि वो आप एक बार ये बता दीजिए, आपको टीएमसी के लोगों की जरूरत क्यों पड़ गई? आप टीएमसी के लोगों को आप टिकट दे क्यों रहे हैं? अगर आप लगता है तो आप तो वही काम कर रहे हैं ना जो दूसरी पार्टियां करते चले। तो आपका जो स्लोगन कहाँ चला गया? चाल चरित्र चलन का आपका जो है वो स्लोगन कहाँ चला गया? वो चाल चरित्र तो आप सब हमारे साथ ही आप काम करें। आप लोग कांग्रेस बी टीम बन चुके हैं, आप पूरी तरीके से टीएमसी का बी टीम बन चुके हैं पूरी तरीके से। आपके पास अपना कोई कार्यकर्ता है नहीं जिसको आप चुनाव लड़ा सके। आपको टीएमसी की जरूरत पड़े, आपको कांग्रेस की जरूरत, आपको सीपीएम की जरूरत पड़े। आप एक बार में 294 सीटों का ऐलान तक नहीं कर पाए। बताइए सुरेश जी, आपको टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं पड़ी? इनकी बात पूरी हो गई क्या? सर उनकी बात पूरी हो अगर गई इनकी है, कुछ रह गई हो तो पूरी करवा लो पहले। दीजिए। देखिए पल्लवी जी, पहली बात तो मैं ये बताऊं, आज बंगाल के अंदर जन जन के अंदर एक ही बात है कि टीएमसी की सरकार से हमको मुक्ति पानी है। हर व्यक्ति, माता, लिख के भेज रहे हैं। सर एक बार बात वहां सुन पर कोई लीजिए ना, युवा एक बार। मित्र, वहां पर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो वहां पर इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं, सब लोगों ने मन बना रखा है कि 2 तारीख को वहां पर को जो है टीएमसी की विदाई होनी है। इसलिए जो है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के अंदर, टीएमसी के नेताओं के अंदर एक जल्लाड है, एक गुस्सा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई हमने 10 वर्ष के अंदर जो यहां पर को किया है वो आज हमको भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत पॉजिटिव वे में वहां पर अपना चुनाव प्रचार कर रही है। हम जो है अपने विषयों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस पे भी इन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है बाधा डालने की। कहीं पर बम चल जाते हैं, कहीं पर डंडे चल जाते हैं। अभी आपने देखा होगा हमारी जो वहां पर कोई यात्रा चल रही थी, उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, वो पूरे नेशनल मीडिया ने दिखाया। अब आप सोचिए कि क्या स्थिति है आज बंगाल के अंदर। आपके गुंडों ने ममता बनर्जी पे हमला किया, आपने वो नहीं देखा? मार दिया गया, हत्या कर दी गई उनकी। तो आज जो है कि टीएमसी को ये नहीं दिख रहा है कि भाई कानून व्यवस्था किस तरह से वहां पर है। तो इसका मतलब ये जो सब हो रहा था बंगाल के अंदर, ये दीदी के इशारे पर हो रहा था। और भ्रष्टाचार का जो आलम है, आपने देखा होगा कि भाई परिवार के अंदर ही भ्रष्टाचार है, अरबों खरबों रुपया जो है कि लूट लिया गया है। तो इसलिए जो है आज जिस स्थिति में एक इल्जाम साबित करके बताइए, एक इल्जाम साबित करके बताइए। आरोप मत लगाइए, आरोप मत लगाइए, एक इल्जाम साबित करिए। अभी आप एक इल्जाम साबित करिए कि कितना पकड़ा गया है, क्या पकड़ा गया है, एक इल्जाम साबित करिए, आरोप मत लगाइए। आप लोग बिल्कुल वही जो है केजरीवाल जी की तरह काम करने लगे हैं, क्या आरोप लगाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। आरोप मत लगाइए।
सुनिए सुनिए, दूसरी बात, इन्होंने कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। जो टीएमसी के अंदर अच्छे कार्यकर्ता, जिनको लगा कि भाई दीदी ने 10 साल में यहां लूट बचा रखी है, भ्रष्टाचार कर रखा है और बंगाल को बर्बाद करके रख दिया है, उनके मन में बंगाल के प्रति एक श्रद्धा है, वो बंगाल को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। जी अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो दीदी को चुनाव अधिकारी सादा लादा घोटाले वाले अच्छे कार्यकर्ता हैं। अगर अच्छा कार्यकर्ता है तो वही सही कह रहे हैं आप लोग कि भाई दीदी के साथ रह करके ठीक है, बंगाल जो है बर्बादी की तरफ जा रहा है, इसलिए वो बंगाल की बर्बादी वहां के नेता अपने आंखों के सामने नहीं देखना चाहते हैं। हाँ, और अब इसलिए उनकी अंतरात्मा सारे जाग मित्र गई जो है। है चुनावों से पहले उनका जमीर जाग उठा होगा सर कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाएंगे तो हमारे रहे सर जो है पाप धुल जाएंगे, इसलिए वो आपके पास आ गए, ऐसा मान लिया जाए। सुरेश जी, सर समय की कमी है, मैं आखिरी कमेंट ले लेती हूँ एक बार संजय चक्रवर्ती जी से। बताइए संजय जी, सर समय की कमी है तो मैं चाहूंगी जल्दी से आप अपनी बात रख दें। सुबह का गुंडा अगर शाम को भाजपा में शामिल हो जाए तो उसे गुंडा नहीं कहते, उसे देशभक्त कहते हैं। ठीक है ना, ये इन्हीं का है। आज मेरे पास एक वीडियो आया है, ये लोग जो है गरीबों के घर में जा करके आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनका फोटोग्राफ, उनका मोबाइल नंबर सब ले रहे हैं, कहते हैं हम आपको फ्री में गैस देंगे। मेरे पास पूरा वीडियो है, लाइन लगी हुई है उसमें, फ्री में गैस देंगे। अरे आप 900 रुपए का गैस दे दें, फ्री में क्या गैस देंगे? और अगर दे रहे हैं तो आप अभी क्यों नहीं देते? चुनाव जीतने के बाद क्यों देंगे? आप इनसे फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर गरीबों को बरगला रहे हैं, फिर उनको धोखा दे रहे हैं। आप इस तरीके से करते कब तक इस चुनाव जीत सकते हैं? कितनी बार इस तरह से लोगों को झूठ बोलेंगे? कितनी बार बोलेंगे? इसलिए मैंने बोला कि 2024 में बिना टीएमसी के सरकार नहीं बनेगी। 2022 तो हम जीतेंगे, 2021 तो हम जीतने वाले हैं, 101% जीतने वाले हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता है। हम आपसे चुनाव चैलेंज करें कि 2024 का भी जो है हमारा जो लोकसभा का इलेक्शन होगा उसमें टीएमसी के बिना सरकार नहीं बनेगी। ठीक है सर, अभी 2024 काफी दूर है, अभी विधानसभा चुनावों पर ही रह लेते हैं और ये तो देखने वाली बात रहेगी। आज संकल्प पत्र जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब इनके संकल्प पर लोग कितना विश्वास कर पाते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता कितना विश्वास कर पाती है, ये देखने वाली बात है। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावों की गहमा गहमी साफ तौर पर देखी जा रही है। पहले टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है जिसका नाम संकल्प पत्र दिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पर पश्चिम बंगाल की जनता कितना विश्वास जताती है ये देखना रहेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।